मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में इफ़ेक्ट ऑफ मैरिज पर चर्चा कर रहा हूँ। निकाह का क्या प्रभाव होता है, निकाह का क्या परिणाम होता है, इससे विधि में उस निकाह की मान्यता या वैधता या वैलिडिटी ऑफ मैरिज के आधार पर तय किया जाता है। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि निकाह के मुस्लिम विधि में सुन्नी विधि और शिया विधि के अनुसार क्या क्या प्रकार हैं। आज हम बात करते हैं उन प्रकारों के आधार पर निकाह में स्त्री पुरुष को क्या क्या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और क्या क्या कर्तव्य उत्पन्न होते हैं। अगर हम बात करें सही है विवाह की या वैध विवाह की, वैलिड मैरिज की, तो जब निकाह के सभी आवश्यक तत्वों की अनुपालना की जाती है तो वह निकाह तुरंत अस्तित्व में आ जाता है और दोनों पक्षकारों को पति पत्नी की हैसियत, परास्थिति या दर्जा, स्टेटस प्राप्त हो जाता है और दोनों पक्षकारों के विधिक अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न हो जाते हैं। इन अधिकार और कर्तव्यों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक है पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य, रेसिप्रोकल जिसे कहा जाता है, एक दूसरे पर जो समान रूप से प्रभावी होते हैं। तो समान रूप से प्रभावी होने वाले अधिकार कर्तव्यों की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है कि दोनों पक्षकार चूँकि पति पत्नी की हैसियत प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए दोनों पक्षकारों के मध्य संबंध लीगल हो जाता है और दोनों पक्षकार या स्त्री और पुरुष के मध्य समागम, पति पत्नी जैसा संबंध कायम करना वैध हो जाता है। जब दोनों पक्षकारों के मध्य निषिद्ध संबंध बन गया, दोनों पक्षकार पति पत्नी बन गए, तो दोनों पक्षकारों के मध्य विवाह संबंध जो है वो कायम हो जाता है, निषिद्ध संबंध जो है वो कायम हो जाता है और फिर वे उन संबंधियों से निकाह नहीं कर सकते जो रक्त संबंध के कारण वर्जित किए गए हैं, क्योंकि वे संबंधी इन लॉज हो जाते हैं, फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो फिर उनसे विवाह करना जो है वो वर्जित हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दोनों पक्षकारों को परस्पर उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात पति अपनी पत्नी की संपत्ति में और पत्नी अपने पति की संपत्ति में वारिस के रूप में अधिकारी हो जाते हैं। इस वैध विवाह से या वैध विवाह के दौरान जो भी संतानों का जन्म होता है, विवाह के खंडित होने के 280 दिन के भीतर तक, तो वे संतानें वैध संतान मानी जाती हैं और वे दोनों
अपने माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी होती हैं। यदि हम बात करें कि विवाह के समय जो भी शर्तें तय हुई थीं, उन शर्तों में जो भी विधि के अंतर्गत और धर्म के अंतर्गत विधिमान्य हैं, मान्य हैं, वे शर्तें तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो जाती हैं, आबद्ध हो जाती हैं। और जो अवैध शर्तें अगर तय की गई हों तो उन्हें यूँ मान लिया जाता है कि वे शर्तें तय ही नहीं की गई थी, अर्थात शर्त मात्र शून्य होती हैं, विवाह की वैलिडिटी पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसके बाद यदि हम बात करें तो मुस्लिम विधि में ये एक एडवांस फीचर कहा जा सकता है, जिसमें दोनों पक्षकारों की जो प्रास्थिति है, स्टेटस है, वो अलग अलग रहता है, भिन्न भिन्न रहता है। विवाह के बाद भी एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार की प्रास्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। हिंदू विधि में आपने पढ़ा होगा कि थ्योरी ऑफ कवर्चर वहाँ प्रभावी होती है और पति के स्टेटस में पत्नी का स्टेटस विलीन हो जाता है और पत्नी पति का ही सरनेम भी यूज करने लग जाती है। वह स्थिति मुस्लिम विधि में लागू नहीं होती है। विवाह के बाद भी पत्नी अपना विवाह के पूर्व का सरनेम ही यूज करती है और पति अपना सरनेम यूज करता है। दोनों का स्टेटस विवाह के दौरान भी कायम रहता है, अलग अलग रहता है। अब यहाँ एक प्रश्न ये उत्पन्न हो सकता है कि अगर पति पत्नी दोनों के सरनेम अलग अलग हैं तो उस विवाह से जो संतान उत्पन्न होंगी, मेल और फीमेल, तो वे किस तरह से सरनेम यूज करेंगी। तो इसके संबंध में सीधा सा प्रावधान है कि जो मेल चाइल्ड है वो अपने फादर का सरनेम यूज करता है और जो फीमेल चाइल्ड है वो अपनी मदर का सरनेम यूज करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो पत्नी के अधिकार और पति के कर्तव्यों की यदि हम बात करें तो विवाह के तुरंत बाद जो भी मेहर के रूप में तय किया गया है और जो भी शर्त के अनुसार तय किया गया है कि कितना तुरंत मिलेगा, कितना बाद में किसी शर्त के घटित होने पर मिलेगा, तो उस शर्त के अनुसार मेहर की रकम जो है वो स्त्री को प्राप्त या मांगने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। भरण पोषण पति के द्वारा पत्नी का किया जाता है। ये स्थिति हिंदू विधि में भी सामान्य है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक और एडवांस फीचर है मुस्लिम विधि में, मेवाखोरी, जिसे खर्चा ई पानदान के रूप में मुस्लिम समुदाय में जाना जाता है। इसे आप पॉकेट मनी भी कह सकते हैं कि जो भी विवाह के समय शर्त तय हुई है कि इतने रुपए मंथली स्त्री को मेवाखोरी के रूप में प्राप्त होंगे, तो स्त्री उस रकम को अपनी इच्छा अनुसार खर्च करने की अधिकारी हो जाती है। पति शर्त अनुसार वह रकम स्त्री को पर मंथ या जैसे भी तय है उस समय देगा और पति उस रकम का हिसाब किताब लेने का भी अधिकारी नहीं होता है। ये एब्सोल्यूट राइट स्त्री का होता है कि वह रकम खर्च कर रही है, किस पर खर्च कर रही है, किन मदों में खर्च कर रही है, अथवा वो सेविंग कर रही है। अगर वो सेविंग भी कर रही है तो भी वह उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण शर्त होती है कि स्त्री अपने पैतृक निवास
पीहर या मायका या पैतृक रिश्तेदार नातेदारों से कब कब मिल सकेगी, कब कब जा सकेगी, तो यह भी शर्त के अनुसार तय होता है। सामान्यतः जो भी उचित अंतराल हैं और उचित अवसर हैं, ओकेजन्स पर स्त्री अपने पिता या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा सकेगी। इसी तरह यदि हम बात करें तो मुस्लिम विधि में स्त्री को सेपरेट रूम प्राप्त करने का भी अधिकार होता है, जिसमें प्रवेश करने और रहने का एब्सोल्यूट राइट जो है वो स्त्री को ही प्राप्त होता है। कौन उस कक्ष में प्रवेश करेगा या नहीं करेगा ये स्त्री तय कर सकती है। तो पृथक शयन कक्ष की व्यवस्था करना पति का कर्तव्य है और पत्नी का अधिकार है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो विवाह के समय तय हो जाता है कि यदि पुरुष एक से अधिक विवाह करता है, अर्थात अगर पति मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई छूट 4 तक विवाह करने के अधिकार को मानता है या उसके अनुसार दूसरा विवाह करता है, तो सभी पत्नियों के साथ एक समान व्यवहार करेगा। यह पति का कर्तव्य है और पत्नी का अधिकार भी है। और अगर पति ऐसा नहीं करता है तो स्त्री को पति से अलग रहने का अधिकार भी उत्पन्न हो जाता है। सामान्यतः विवाह होने के पश्चात पति और पत्नी एक ही घर में निवास करते हैं, लेकिन यदि पुरुष एक से अधिक विवाह कर लेता है या उसके साथ किसी तरह की क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है तो स्त्री को दाम्पत्य निवास को छोड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें पति के अधिकार और पत्नी के कर्तव्यों की, तो ये एक सामान्य अधिकार होता है पति का कि वह पत्नी की गतिविधि पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। उसकी गतिविधि को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वो उचित होने चाहिए, रीजनेबल। इसी तरह यदि हम बात करें तो विवाह के पश्चात स्त्री का कर्तव्य है कि वह दाम्पत्य निष्ठा का पालन करे और पति पत्नी जैसा संबंध केवल वह पति के साथ ही निभाए, बनाए। इसके बाद यदि हम बात करें तो स्त्री को अपने पति को संबंध कायम करने की अनुमति देने का भी कर्तव्य होता है, क्योंकि मुस्लिम विधि में विवाह की प्रकृति ही प्रजारति की होती है। प्रजा मतलब संतान और रति मतलब रति क्रिया। तो पति को अपने साथ संबंध बनाने की अनुमति देना भी पत्नी का कर्तव्य होता है, लेकिन इसमें समय, स्थान, स्वास्थ्य और शिष्टता का ध्यान रखते हुए ये परमिशन पत्नी द्वारा दी जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पत्नी का कर्तव्य है कि अगर वह विवाह विच्छेदित हो जाता है पति की मृत्यु से या अन्य किसी कारण, तो स्त्री को इद्दत अवधि की पालना करनी होती है। तो ये कुल मिलाकर 3 कैटेगरी में हम सही विवाह के अधिकार और कर्तव्यों को रख सकते हैं, जिनमें पहला है दोनों के परस्पर, फिर पत्नी के अधिकार पति के कर्तव्य और पति के अधिकार पत्नी के कर्तव्य। अब यदि हम बात करें अनियमित विवाह या फासिद विवाह में अधिकार कर्तव्यों की, तो अनियमितता जब तक दूर नहीं होती तब तक वह विवाह निकाह की कैटेगरी में नहीं आता है, सही है विवाह की कैटेगरी में नहीं आता है। जब वह विवाह अनियमितता
को दूर कर लेता है तो वह विवाह रेगुलर मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमने ऊपर जो अधिकार कर्तव्य पढ़े हैं वे सब लागू और प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन जब तक अनियमितता दूर नहीं हो जाए तो फिर इसको हम दो खंडों में रखते हैं। पहला है कि विवाह की पुष्टि तुष्टि या पूर्णावस्था प्राप्त नहीं हो जाए तब तक, अर्थात निकाह के बाद जब तक एक बार भी पति पत्नी जैसा संबंध दोनों पक्षकारों में कायम नहीं होता है तब तक उस विवाह में कोई अधिकार कर्तव्य उत्पन्न नहीं होते हैं। और अगर एक बार भी पति पत्नी जैसा संबंध कायम हो जाता है, जिसे हम विधिक भाषा में विवाह की पुष्टि तुष्टि या पूर्णावस्था कहते हैं, तो उसके पश्चात दोनों पक्षकारों के मध्य संबंध बनाना जो है वो विधिक हो जाता है और उस संबंध से यदि कोई संतान का जन्म होता है तो वह संतान वैध संतान मानी जाती है, दोनों पक्षकारों अर्थात पिता और माता की संपत्ति में उत्तराधिकारी हो जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो विवाह अगर पूर्ण अवस्था को पहुंच गया है और वैलिड मैरिज होने से पहले ही अर्थात वह अनियमितता दूर होने से पहले ही अगर विवाह विच्छेद हो जाता है तो स्त्री मेहर तो प्राप्त करेगी, लेकिन वह निश्चित मेहर या रिवाजी या उचित मेहर में से जो भी कम होगा वह प्राप्त कर सकेगी। मेहर पर हम मेहर के चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप इतना सा ध्यान रख लें कि अगर विवाह वैलिड होने से पहले अगर अनियमित विवाह खंडित हो जाता है तो स्त्री निश्चित या रिवाजी मेहर में से जो भी कम हो वह प्राप्त करने की अधिकारी होती है। फिर यदि हम बात करें तो जब तक विवाह सही विवाह नहीं हो जाता, दोनों पक्षकारों में परस्पर उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है और स्त्री को अगर विवाह खंडित हो जाता है तो इद्दत अवधि की तो पालना करनी पड़ेगी, लेकिन वह भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती। इसके बाद यदि हम बात करें तो अनियमितता दूर होने तक उस विवाह को खंडित करने का जो अधिकार है, उस विवाह को भंग करने का जो अधिकार है वह काजी या न्यायालय को प्राप्त होता है। तो ये आपके अनियमित या फासिद विवाह का प्रभाव है। पुष्टि होने से पहले कोई अधिकार कर्तव्य नहीं है और पुष्टि होने के बाद ये अधिकार कर्तव्य हैं। अब अगर हम यदि बात करें तीसरे और अंतिम बातिल विवाह की, शून्य विवाह की, तो वॉइड एब इनिशियो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, जिसका अर्थ होता है शुरू से शून्य, अर्थात कोई अधिकार कर्तव्य नहीं, पति पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होता और चूंकि पति पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होता इसलिए दोनों पक्षकारों में संबंध बनाना अवैध होता है और संबंध बनाना अवैध होता है इसलिए अगर कोई संतान जन्म हो जाए तो वह संतान भी अवैध संतान कहलाती है, जिना की संतान कहलाती है, जिसे हम अधर्म संतान कहते हैं। जिना का अर्थ होता है अवैध संबंध से उत्पन्न संतान। दोनों पक्षकारों को परस्पर कोई उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता, कोई भरण पोषण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। जो भी विवाह के समय शर्तें तय हुई हैं उन शर्तों में से किसी की भी पालना करना आवश्यक नहीं रह जाता। शून्य विवाह के जो दोनों पक्षकार हैं वे बिना उस विवाह को खंडित किए किसी भी अन्य स्त्री या पुरुष से विवाह करने को स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि शून्य ही है
इसलिए उसको खंडित कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो ये कुल मिलाकर बातिल विवाह के परिणाम, अनियमित विवाह के परिणाम और सही है या वैध विवाह के परिणाम हैं। तो मान्यता के आधार पर विवाहों का क्या प्रभाव या परिणाम होता है, ये हमने आज देखा। अगले वीडियो में हम मुता विवाह क्या होता है, उसकी क्या शर्तें होती हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।